ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार कहानी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मुझे इस बात का अच्छे से पता था कि मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में ही मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार मिला था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हसीन और खूबसूरत होने के इतने फायदे हो सकते हैं। अगर मुझे जरा भी भनक पड़ जाती तो मैं कभी भी इतनी फीकी जिंदगी ना बिताती जितनी मैं बिता चुकी थी। मुझे अब एहसास हुआ था कि हुस्न कितना बड़ा हथियार होता है और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो खूबसूरत इंसान नहीं कर सकता। पहले मुझे अपने बाप पर ही गुस्सा आया करता था, जिसकी वजह से हमने हमेशा गरीबी की ज़िंदगी गुजारी थी। मगर अब तो मुझे अपनी मम्मी भी चुभने लगी थी, जिन्होंने उम्र भर हम बहनों को घर में कैद रखा था और हमेशा यही सिखाया था कि औरत का सबसे बड़ा हथियार उसकी शराफत होती है। जो औरत घर की चार दीवारी में रहती है वही अच्छी औरत कहलाती है। इसलिए औरत को हमेशा अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। मुझसे बड़ी बहन शीतल, मम्मी ने उसको जैसा कहा उसने वैसा ही किया। मुझे अपनी खूबसूरती के रंग में रंग लिया था। मेरा मिजाज थोड़ा पहले से ही झगड़ालू टाइप था। मैं दुनिया वालों को अपने हुस्न के नीचे ही रखना चाहती थी, खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। मगर मेरी दीदी शीतल हमेशा ही मेरे पर काट दिया करती थी। मैं ज़रा अपने बारे में अगर बताने लगती तो वह मुझे बड़ी नसीहतें ही देने लगती। पायल, तुम ऐसा करोगी तो ये हो जाएगा और वो करोगी तो वैसा हो जाएगा। तो मैं ये सब बातें सुनकर डर जाया करती थी, क्योंकि मैं ज़रा कम उम्र की भी थी। स्कूल में मैंने अपनी हर तरह की लड़कियों के साथ दोस्ती कर डाली थी। वह मुझे दुनिया के उतार चढ़ाव के बारे में पता करने को कहा करती थी। मेरी क्लासमेट मुझे घरेलू टूटके बताया करती थी। उससे मेरे हुस्न को ज़्यादा चार चांद लग गए थे। मुझे पढ़ाई का इतना शौक नहीं था, फिर भी मैंने कैसे ना कैसे 10वीं पास कर ली थी। मगर मैं तो बस कॉलेज के नाम पर थोड़ा सा आज़ादी चाहती थी। इसलिए मैंने घर में जिद लगाई थी कि मुझे आगे पढ़ना है। मगर ना मेरे पापा की इतनी आमदनी थी और ना ही मेरे भाइयों की कि मुझे आगे की पढ़ाई पर कोई राजी हो। भाई की शादी हो चुकी थी। वे चाहते थे हम दोनों बहनें घर के काम काज करें और उनकी पत्नियां बस सारा दिन आराम करें। हमारी भाभी मुंह की बहुत मीठी थी। वह हमें तो दीदी दीदी करके बातें करा करती थी, मगर मुझे पता नहीं था कि अंदर ही अंदर हमारे भाई को हमारे खिलाफ भड़काती थी। मैंने भाभीियों के बारे में मम्मी और दीदी के सामने किया तो उन्होंने मेरी बात को झुठला दिया था, ये कहकर कि पायल, तुम हर वक्त लोगों से बदतमीजी करती रहती हो और उनके बारे में गलत सोचती हो। इतने पैसे नहीं हैं तुम्हें कॉलेज में पढ़ाएं, फिर तुम क्यों जिद करती हो? अब जब घर में कोई भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं उठाना सकता, बिना वजह ये सारी बातें भाभी पर डाल रही हो। मैंने उनकी बातों पर अपना सिर पीट लिया था कि इन दोनों के साथ बात करना बेकार था। उन्होंने कभी पहले मेरी बात नहीं मानी थी और ना ही अब मानना चाहते थे। मैंने भी उनसे बहस करना छोड़ दिया था। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की बातें घर में होने लगी थी। पापा कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले दोनों बच्चियों को अपने घर विदा कर दूंगा। मम्मी ने कई जगह हम दोनों बहनों के रिश्ते के बारे में बात की हुई थी, मगर गरीब घर वालों के लोग रिश्ता जोड़ने से पहले बतराते हैं, इसलिए दीदी का रिश्ता कहीं मिल ही नहीं रहा था। फिर हमने एक मैरिज ब्यूरो में एक रिश्ता कराने वालों को कह दिया था। उसने 500 रुपये फीस मांगी थी। मम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी, मगर भाभी कहने लगी कि मम्मी जी, आप नाराज़ ना हो, ये पैसे मैं अपने पास से दे दूँगी। शीतल मेरी भी बहन जैसी है। अगर मेरी किसी भी मदद से मेरी ननद की शादी होती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे अभी भी भाभी की नीयत पर शक था। मुझे तो यही लगता था कि ये सब सिर्फ भाभी इसलिए कर रही थी कि हम दोनों ब्याह कर उसके घर से चले जाएं और फिर वे हर चीज़ की मालकिन बन जाए। क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत ही सीधे थे। मेरी मम्मी ने आज तक भाभी से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। भाभी को भी पता हो गया था कि अगर ये दोनों बहनें मेरे रास्ते में होते हुए
हम कभी भी अपने घर की मालकिन नहीं बन सकती। खैर, अब हमारे घर भी रिश्ते वाले के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। हमें तो पता ही नहीं था कि कितना कठिन होता है ये सब। हर रोज लड़के वाले आते, चाय नमकीन बिस्कुट खाकर चले जाते, फिर पलटकर जवाब भी नहीं देते थे। मुझे तो ये देखकर हैरानी होती थी कि हमारे लड़के वाले तो टोलियाँ बना बना कर हमारे घर आया करते थे। कई लोगों ने नए नए तरह के तरीके ढूंढ लिए थे। जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता तो वह लोगों की लड़कियों को रिजेक्ट करने के लिए निकल पड़ते। मुझे अच्छी तरह से याद है, मम्मी हमारी पड़ोसन के साथ मिलकर भाभी का रिश्ता देखने गई थी। मैंने साथ चलने पर जिद किया तो वो कहने लगी थी कि मैं किसी पर बोझ नहीं डालना चाहती। हम जिनके घर जा रहे हैं न जाने उनके हालात कैसे होंगे, वह ज़्यादा लोगों के मेहमान नवाजी कर भी पाएंगे या नहीं। मम्मी ने जो पहली लड़की देखी थी उसको भाई के लिए डन कर लिया था। मम्मी ने तो कोई नखरे नहीं दिखाए थे। खैर, अब अक्सर ऐसा भी होने लगा था कि लड़की वाले शीतल दीदी को छोड़कर मुझे पसंद करके चले जाते थे। मगर पापा ने कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पहले अपनी बड़ी लड़की की शादी करूँगा। मुझे भी शादी की कोई खास जल्दी नहीं थी। मुझे पता था कि ये शादी ब्याह के बाद लड़की ससुराल में कैद होकर रह जाती हैं, इसलिए मैं अपने आप को इस झंझट से अभी बचा कर रखना चाहती थी। खैर, अब तो शीतल दीदी हिम्मत हारने लगी थी। वह आईने में अपने आप को देखकर रोने लगती थी और कहती थी, पायल, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ जो लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं? तब मैं दीदी की हिम्मत बढ़ाती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के वाले इस तरह के ही होते हैं। जिनकी नज़रों में आप पसंद होंगी वह आपको एक बार में ही पसंद कर लेगा। ये तो भगवान की कृपा हुई कि दीदी के डिप्रेशन में जाने से पहले ही उनका रिश्ता फाइनल हो गया था। हम सब बहुत खुश हो गए थे। दीदी का रिश्ता पक्का होते ही मम्मी ने अपनी कमेटियां निकलवा ली थी और सारी टके टके की कमेटियां डाली हुई थी। अपना हाथ तंग रखा, ज़रूरतें पूरी नहीं की, बीमार हुई तो डॉक्टर के पास नहीं गई, घर में पड़ी कोई दर्द की दवा खाकर गुजारा कर लेती थी। मम्मी ने सारे पैसे मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, तुम्हें तो खरीदारी का पता है, अपनी भाभी के साथ जाकर चीज़ें लेकर आना। ये बात मैं तो बहुत खुश हो गई थी। अगले ही दिन मैं भाभी के साथ घर से निकल गई थी। वह मुझे सस्ती सस्ती दुकानों पर ले जाया करती थी। हमने 2-3 सूटे लिए और फिर घर वापस आ गए। अगले ही दिन हमने थोड़े जूते खरीदे, फिर रोज़ की तरह घर वापस निकल आए। बहुत अच्छा लगता था, मगर फिर सारी बाजी ही पलट कर रह गई थी। दीदी के होने वाले ससुर का अचानक ही मृत्यु हो गई थी। इस वजह से शादी भी टल गई थी। हमारे घर में जो इतने सालों बाद रौनक लगी थी वह दुख में बदल गई थी। मम्मी कहने लगी, अब तो मुझे ये लगता है शीतल के ससुराल वाले रिश्ता ख़त्म कर देंगे, यही कहेंगे कि लड़की की मनहूसियत है। दीदी भी ये बात सुनकर नाराज़ हो गई थी। हमारे घर में 1 महीना तक चुप्पी छाई रही थी। उसके बाद एक दिन अचानक लड़के वालों का फ़ोन आ गया था। वह कहने लगे कि दुनिया का दस्तूर है, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि शीतल और प्रकाश की शादी कर दी जाए। पहले हम ये शादी धूमधाम से करना चाहते थे, मगर अब हमारी मजबूरी है, सब कुछ साधारण तरीके से करना पड़ेगा। मम्मी ने हमें ये बात बताई। उन्होंने अगले महीने की डेट फिक्स कर दी थी। मैं, दीदी और भाभी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और इस बात का इंतज़ार में थी कब फ़ोन बंद होगा और कब हमें सारी बात मालूम होगी। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ, हमने एक हंगामा शुरू कर दिया था कि मम्मी हमें बताएं क्या बात हुई है। मम्मी ने कहा, शीतल के ससुराल वाले अगले ही महीने शादी करना चाहते हैं। ये खबर सुनकर तो मैं खुशी से उछल पड़ी थी, जबकि दीदी शीतल मम्मी के गले लगकर रोने लगी थी। हमारे घर में एक बार फिर से खुशियों की लहर शुरू हो गया था। अगले दिन मम्मी ने मुझे फिर से पैसे दिए थे। वह कहने लगी कि अब अपनी बहन की शादी की शॉपिंग शुरू कर दो, मगर इस बार समस्या कुछ और ही था। मेरी भाभी पेट से हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। मम्मी कहने लगी कि पायल, तुम अपनी किसी सहेली के साथ जाकर चीज़ें खरीद लेना। मैं मम्मी की बात पर हामी भर ली थी। मैंने मम्मी की बात पर खुश होकर अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन मिलाया और उससे शॉपिंग पर जाने के लिए कहा।
तो वह बहुत ही खुश हुई और बोली, तुम चाहे मुझे अपने साथ ले जाया करना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपनी सहेली के बात पर मैं खुशी से झूम उठी। चलो इसी बहाने पूनम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। यूँ तो हम दोनों सहेलियों में पैसों के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहाँ पूनम अच्छे पैसे वाले घर की लड़की थी और मैं एकदम गरीब घर से, मगर फिर भी हम दोनों में खूब प्यार मोहब्बत था। दोनों जब पहले दिन शॉपिंग पर गए तो वह देखकर जान ही निकल गई कि वह मुझे बहुत महंगे मार्केट पर ले गई। इस मार्केट में एक जोड़ा इतने पैसों में मिलता था, हम लोग उतने पैसे में 7 जोड़े खरीद सकते थे। मैं बहुत घबरा गई थी। पूनम एक अमीर घर की लड़की थी और मैं उसके सामने खुद को कम नहीं दिखाना चाहती थी। फिर मुझे भी डर था कि अगर पूनम को मालूम हो गया कि वह हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो शायद वह मुझसे दोस्ती भी ख़त्म कर लेगी। इसके साथ मैं हर दुकान में जाती और ये बहाना कर लेती कि ये चीज़ें मेरे दिल को नहीं भाई, वगैरह वगैरह। तब पूनम एकदम रुक सी गई थी। वह बोली, पायल, पहले तो तुम अपनी भाभी के साथ शॉपिंग करने आती थी, अब क्या हुआ उनको? वह तुम्हारे साथ शॉपिंग पर क्यों नहीं आती? मैं बोली, पूनम, वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बोला है। पूनम मेरी बात सुनकर हंस दी, बोली, यार तुम लोग भी अच्छे हो, जो भाभी कहती है वही मान लेते हो। तुम जानती हो मेरी भाभी जब प्रेग्नेंट हुई थी तब मेरी मम्मी ने उसको किस तरह रखा हुआ था। डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था तो मम्मी ने साफ साफ कह दिया था कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हम तो बेड से लगकर नहीं बैठे। बहू, तुम्हारी जो कमजोरियां हैं वह तुमको ही पूरा करना है और फिर तुम जितनी एक्टिव रहोगी डिलीवरी में उतना ही आसानी होगी। मेरी भाभी को मम्मी ने शुरू से ही दबाकर रखा हुआ है। मम्मी से डर कर पूरे 9 महीने घर संभालती रही, मगर मजाल है जो जरा सा भी कोई परेशानी हुई हो, बल्कि उन्होंने तो बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया है। तुम लोग भी ज़्यादा अपनी भाभीयों को सर पर चढ़ाकर रखते हो। चलो ये भी अच्छा है कि शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आई, हम दोनों दोस्त इसी बहाने मिल लेते हैं। पूनम की बात तो मेरे दिल को बिल्कुल भा गई थी कि भाभीयों को सर पर नहीं बिठाना चाहिए, उन्हें घर के काम काज में लगाए रखो। पूनम की बातें तो बिल्कुल सही थी। दरअसल मेरी भाभी भी हम जैसे ही गरीब घर से थी, मगर फिर भी वह हम बहनों पर राज कर रही थी। ये तो गलत बात थी ना। मेरी मम्मी को तो कोई एतराज़ नहीं था, अगर होता तो वह भी भाभी को भी सेट करके रखती। मैंने अचानक पूनम से बहाना कर दिया कि मेरे सर में दर्द है और मैं घर जाना चाहती हूँ। पूनम ने भी हामी भर ली थी और हम दोनों बिना कुछ खरीदे ही वापस आ गई थी। मम्मी कहने लगी, क्या बात है पायल, तुम आज कुछ खरीद कर नहीं लाई हो? मैं बोली, मम्मी बस आज कुछ पसंद नहीं आया मुझे। मम्मी बोली, जब तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी जाती थी तो मुझे बड़ा आराम रहता था, अब तो फिक्र लगी रहती है। तब मैं बोली, मम्मी आपने भाभी को बिना वजह सर पर क्यों बिठाया हुआ है? दुनिया की औरतें भी तो बच्चा पैदा करती हैं, वह अकेली रहती हैं, ये सब नखरे तो नहीं उठाना पड़ता। फिर आपने उन्हें बेड रेस्ट पर क्यों बिठा रखा है? आपको चाहिए कि उनसे घर के काम काज लिया करें। हम दोनों बहनों की शादियां हो गई तो मुझे लगता है भाभी ने आपको काम वाली ही बना देना है। मम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, तुम अपनी भाभी के जान क्यों नहीं छोड़ देती? बेचारी रानी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ी हुई हो। मैं बोली, मम्मी क्यों, मैं समझदार हूँ, हर चीज़ को खुली निगाहों से देखती हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। जब भी जो देखा वह देखकर चुप रह गई। मुझे ये बताएं, क्या आपने 3 बच्चे पैदा नहीं किए? आप भी तो सारे घर का काम काज किया करती थी, बच्चों को भी संभालती थी और सास ससुर को भी देखती थी। जब आप ये सब कर सकती हो तो भाभी क्यों नहीं? मम्मी कहने लगी, पायल, हमारे ज़माने के दस्तूर कुछ और ही थे। हर चीज़ अच्छा हुआ करता था, इसलिए हमें ताकत भी होती थी। आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है, तो आजकल के बच्चों में ताकत कहाँ से आएगी? और हाँ पायल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे अपने बेटे की होने वाले औलाद बहुत ही प्यारी है। मैं उसे किसी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए तुम बिना वजह मुझे अपनी भाभी के खिलाफ मत उस्काया करो। अपने काम से काम रखा करो। मुझे मम्मी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई थी।
मम्मी हम दोनों बहनों पर बहुत सख्तियाँ करा करती थी और अपनी बहुओं के खातिर वह कैसे मोम बनी रहती थी। मुझे अपनी गरीबी पर भी गुस्सा आ रहा था। जिस चीज़ पर दिल आ गया था उन्हें मैं खरीद नहीं सकती थी। मैंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया था। क्यों मैं पूनम को अपने साथ ले गई थी। अच्छा होता मैं अपने मोहल्ले के किसी लड़की को साथ ले जाती। वे बेचारी भी हमारे जैसी होती, बाज़ारों से खरीदारी आसान हो जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं पूनम के सामने कोई बहाना बना दूंगी। उससे कहूंगी कि मैं तो शॉपिंग करने अब नहीं जाती, मैं रोज़ रोज़ खाली हाथ वापस नहीं आ सकती थी। अगले रोज़ उससे पहले ही मैं पूनम को फ़ोन करके मना करती। वह अपनी गाड़ी लेकर हमारे घर ही पहुंच गई थी। मुझे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा था। आज भी वह मुझे बहुत ही महंगे मार्केट में ले गई थी। पहले वह मुझे जूतों वाली दुकान पर ले गई। मुझे थोड़े जूते पसंद आ गए थे मगर उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने एक ही जूता लिया था। सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मम्मी गालियाँ ही तो देंगी, कम से कम मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी ना। मैं वह जूता लेकर जब काउंटर पर पहुंची तो उसने मुझसे बिल लेने से मना कर दिया था। मैं हैरानी से पूनम के तरफ देखा तो कहने लगी, पागल ले ले, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैंने पूनम की बात मानकर वह जूता ले लिया था। हम दोनों जब बाहर आए तो मैं बोली कि पूनम ये सब क्या है। पूनम मुस्कुरा दी और उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बोली, तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि तुम कितनी हसीन हो। हसीन चेहरों को तो गिफ्ट मिलता ही है और फिर ये गिफ्ट हसीन लोगों को लेना ही चाहिए। मेरी बात याद रखो, तुम्हें जो चीज़ भी मुफ्त में मिलेगी तुम ले लिया करना, मत करना ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मैं इतने महंगे जूते को मुफ्त में पाकर बहुत खुश हो गई थी। ऐसा लगता था कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। गरीब बंदे तो अपने रिश्तेदार तक को फ्री नहीं देते, फिर इतनी बड़ी दुकान से फ्री मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। हम दोनों अब कपड़ों वाले सेशन में पहुंच गए थे। पूनम मुझे रेडीमेड कपड़े वाली सेशन में ले गई थी। वह कीमत पढ़कर मेरे तो होश उड़ गए थे। पूनम मेरी परेशानी को भांप गई थी। कहने लगी, तुम बेफिक्र होकर 20 सूट खरीद लो, शायद ये भी फ्री में दे दे। और हाँ पायल, ये सारी सूटें तुम ट्रायल रूम में ट्राई करके ही लेना। मैं पायल की बात मानकर ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी और पायल भी मेरे साथ थी और यूँ मैंने अपना एक एक सूट ट्रायल रूम में ट्राई किया था। वाकई इन सूटों में मैं बहुत जच रही थी। वह कपड़े मेरे नहीं थे, शीतल दीदी के लिए थे। जब हम दोनों बिल देने के लिए काउंटर पर पहुंचे तो पूनम की बात बिल्कुल ठीक निकली। जब पैसे देने की बारी आई तो दुकानदार ने पैसे लेने से मना कर दिया। मैं हक्का बक्का सी खड़ी पूनम का चेहरा देख रही थी, जबकि वह उस सब से बड़ी मज़े ले रही थी। कहने लगी, वे भाई वाह, मज़े तो तुम्हारे ही हैं। काश हमारे पास भी इतनी प्यारी सूरत होती तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज मुझे अजीब सा ही एहसास हो रहा था। क्या सच में इतनी खूबसूरत थी? अब मुझे अपनी ज़िंदगी के बीते हुए कल याद आने लगे थे, जब मैं छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरस जाया करती थी। हम बहनों पर ऐसे भी हालत आए थे कि हम दोनों दो जोड़ों में पूरा सीजन काट लेते थे। एक सूट पहना तो दूसरा धोकर पहन लिया, फिर दूसरा पहना तो तीसरा धोकर रख लिया। हमारे कपड़े घिस जाते थे, फिर फट जाते थे, बार बार पेबंद लगाए जाते थे। तब मुझे एहसास होता कि खूबसूरत चेहरा किसी भी क्रेडिट कार्ड से कम नहीं होता। अब मुझे मम्मी की परवरिश पर गुस्सा आने लगा था। उन्होंने बिना वजह ही हमें घर की चारदीवारी में कैद रखा। वह तो कहती थी कि घर में रहने से ही लड़कियां अच्छी मानी जाती हैं। न जाने मम्मी ने हम बहनों को इतने बरस पागल क्यों बनाए रखा। न जाने उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था। ये सच में इन सब मामले से बेखबर थी। पूनम मुझे गहरी सोच में गुम पाकर बोली, मुझे लगता है पायल, अब तुम सोच रही होगी कि घर में जब ये बात पता चलेगी तुम्हें सब चीज़ें मुफ्त में मिली है तो तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो जाएगी। मेरी बात मानो तो किसी को इसके बारे में मत बताना। ऐसे में तुम्हें फ़ायदा उठाने का भी अच्छा मौका है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वह तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। पूनम सच में मेरी अच्छी दोस्त थी
वह मुझे हमेशा अच्छी ही राय दिया करती थी। मैं घर पहुंची तो मम्मी मेरे हाथों में ढेर सारी शॉपिंग देखकर खुश हो गई थी। दीदी ने जब सामान का थैला खोला तो एक एक चीज़ को गौर से देखे जा रही थी। दीदी मेरे पसंद की तारीफ कर रही थी, तभी भाभी हमारे कमरे में आ गई थी। मुझे उनका यूं आना अच्छा नहीं लगा था। इंसान की प्राइवेसी होती है, ये तो नहीं कि हर वक्त किसी न किसी के सर पर सवार होकर खड़े रहें। मैं कपड़े भाभी से छुपा देना चाहती थी, मगर मम्मी ने मुझे आंखों ही आंखों में मना कर दिया था। भाभी ने एक एक जोड़ा खोलकर देखा तो कहने लगी, पायल, ये तो सब कपड़े बहुत महंगे हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर मम्मी की बात करते हुए बोली, मम्मी जी, आपने इतने पैसे जोड़ रखे हुए थे, हमें तो कभी भनक भी नहीं पड़ने दी। मम्मी बिना वजह शर्मिंदा होने लगी थी। वह बोली, नहीं बहू, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे भाभी पर गुस्सा आ गया था। मैं बोली, भाभी, मम्मी ने मुझे कम पैसे दिए थे, ये तो मेरी सहेली मुझे ऐसी दुकानों पर ले गई थी जहां मुझे डिस्काउंट मिल रहा था। भाभी ने सर हिला दिया था। शादी के दिन बहुत नज़दीक आ गए थे। मैं हर वक्त शॉपिंग में बिजी रहती थी, हर चीज़ मुझे मुफ्त में मिलती थी। एक दिन मैं और पूनम मार्केट से निकल रहे थे जब उसका एक भाई हमें मिल गया था। वह मुझे देखकर दंग रह गया था। पूनम से कहने लगा, ये जन्नत की हूर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? पूनम कहने लगी, भाई ये मेरी दोस्त है। वह कहने लगा, इतना हसीन चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम दोनों मुस्कुराकर आगे बढ़ गए थे। पूनम ने मुझे बताया था कि ये मेरा कजन है और ये 1 करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है और इसके बाप आजकल इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे मुंह से राल सी टपकने लगी थी। मैंने सोचा, अगर मेरा रिश्ता पूनम के भाई आर्यन से हो गया तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अगले ही दिन पूनम की कॉल आ गई थी। वह कहने लगी, यार मेरा भाई तुम्हारा नंबर मांग रहा है, अगर तुम्हारे तरफ से परमिशन हो तो दे दूं? मैं बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद आर्यन ने मैसेज किया था। मैं तो खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रही थी। जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। मैंने दीदी के लिए लहंगा पसंद कर लिया। शादी का दिन भी आ गया था। घर में ढेर सारी खुशियाँ थी। बारात भी दरवाजे पर आ गई थी। स्टेज पर दूल्हे को बिठाया गया। अब बस दीदी का इंतज़ार था। दीदी को मैंने घर पर ही तैयार किया था। हम उन्हें भी ले आए थे और स्टेज पर बिठा दिया गया था। मैंने महसूस किया था कि दूल्हे के चेहरे का रंग बदल सा गया है। वह कुछ देर परेशान सा हो गया था। फिर उसने हाथ के इशारे से अपनी माँ को अपने पास बुलाया और कुछ कहने लगा था। दूल्हे के माँ के चेहरे पर भी बड़ी परेशानी सिर्फ फैली हुई थी। फिर दूल्हा कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरी मम्मी तो सच में मरने वाली हो गई थी। वह कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या वजह है? वह कहने लगा, आपकी बेटी की शादी टूटने की वजह लहंगा है। मम्मी ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और फिर दीदी की होने वाली सास लहंगे का राज जब उसने बताया तो सबके दिमाग पलट कर रह गए थे। और बात तो आश्चर्य की ये थी कि मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थी। जब राज खुला तो उसको देखकर जान ही निकल गई थी, क्योंकि बारात वापस लौट गई थी। हम सब सच से बिल्कुल अनजान थे। भाई का गुस्सा आसमान छू रहा था। वे मेरे खिलाफ सारे खड़े हो गए थे। वे कहने लगे, मुझे बताओ, वह दूल्हा क्या कह रहा था? तुम दुकानदार से मुफ्त में चीज़ें क्यों बटोर रही थी? तुमने उस दुकानदार से पूछा था इस मुफ्त की वजह क्या है? तो आज मैं बताऊंगा उसकी वजह क्या थी, जिसे मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही है। जिस दुकान से तुमने लहंगा लिया, कपड़े लिए, सूट लिए और तुमने ट्रायल रूम में ट्राई भी किया, वहीं पर तुम्हारा अश्लील वीडियो बनाया जा रहा था और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं थी, जिसमें तुम्हारी सहेली भी शामिल थी। वह ऐसे ही लड़कियों को टारगेट किया करते हैं जो बहुत मजबूर हों, और उस वीडियो को ये लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और इस वीडियो से ये लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। 10-15 जोड़े कपड़े अगर तुम्हें मुफ्त में दे दिया तो उसका कोई मायने नहीं रखता, जिनकी वजह से आज हमारे घर में बारात लौट गई है और हम सबकी इज्जत भी चली गई है। शीतल के दूल्हे ने तुम्हारा सोशल मीडिया पर वह अकाउंट देख लिया था, इसलिए उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है और तुम्हें इस चीज़ का भनक भी नहीं लगा। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को भी
भूल जाओ हमें कैसे सेफ रहना है। अब तो हम सबकी इज्जत मटिया मेल हो गई है। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। और तुम्हें ही बड़ा शौक था। मम्मी इसलिए ही कहा करती थी कि बाहर लड़कियों को जाना सेफ नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने ये नहीं समझाया कि अपने आप को कैसे सेफ रखना है। चार दीवारी ही उन्हें सेफ लगा, इसलिए तुम्हें घर में कैद रखती थी। जो कपड़े और लहंगे तुम्हें मुफ्त में दिया गया, मैं इन सब बातों को सुनकर थर थर काँप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने भाभी से उनका मोबाइल मांगा और कांपते हुए हाथों के साथ फेसबुक खोली थी। उस पेज पर मेरी अनगिनत वीडियो अपलोड की गई थी, जो कुछ मुझे चोरी छुपे बनाई गई थी। जब मैंने वीडियो देखा तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने पूनम को फ़ोन करके घर बुलाया और सारी चीज़ें उसके सामने रख दी थी। वह बहुत घबरा गई। फिर बोली, पायल तुम इतनी खूबसूरत हो, मगर तुम्हें अपने हुस्न का अंदाज़ा नहीं था। तुम गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने तुम्हें मशहूर करने का सोचा और ये दुकानदार तुम्हें मुफ्त चीज़ें इसलिए देते थे ताकि तुम उन्हें पहनकर वीडियो बनाओ और उनकी दुकानें मशहूर हो सकें। इसके लिए वो लोग मुझे मोटे पैसे देते थे। वो पैसे मैं रख लेती थी और तुम्हें कपड़े दिया करती थी। हम दोनों का फ़ायदा था इसमें। मुझे इस वक्त पूनम से बहुत नफरत हुई थी। मैंने बोली, मुझे तुमसे इस तरह की घटिया उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं बोली, तुम मेरा सोशल मीडिया से अकाउंट डिलीट कर दो। पूनम ने मेरी बात मान ली और पूनम ने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया। अब वह पुलिस के हिरासत में है। मैं हर जगह बदनाम हो चुकी थी। कुछ चीज़ जो बहुत से लोग के लिए आम होती है, वह मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी। मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया था। हमारे रिश्तेदार हम पर थू थू कर रहे थे। तब मुझे मम्मी की बातें याद आ गई थी। वह ठीक ही कहती थीं कि वह घर में ही सुकून मिलता है। मेरे भाई मुझसे अब नफरत करने लगा था। मैं जिसके सपने देख रही थी वह भी मुझे धोखा दे निकला था। उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया था। उस कठिन वक्त में भाभी ने हमारा साथ दिया था। उन्होंने अपने एक कज़न के साथ दीदी का रिश्ता करवा दिया था और मुझे भी अपने भाई के लिए मांग लिया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था मेरी भाभी इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं। उस दिन मुझे समझ में आ गया, जो बहुत ज़्यादा घमंड करता है और बहुत ज़्यादा गुमान करता है, उसे एक ना एक दिन ढेर होना ही पड़ता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मेरी भाभी बुरी नहीं थी, बस मैंने उनके लिए कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम दोनों बहनें एक दिन शादी करके अपने घर की हो गई थी। भगवान की कृपा हुई, मेरे पति ने मुझे खुले दिल से स्वीकार किया था और अब हम सब एक ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।